प्रकृति और कला का संबंध आप क्या मानते हो? इन कलाकारों का काम आपको देखना चाहिए हिंदुस्तान में। ऐसे आर्टिस्ट मेरी नज़र में अंबादास हैं, घातोने हैं, राम कुमार हैं, स्वामीनाथन हैं, विजुअल आर्ट्स की दुनिया में हुसैन की कुछ पेंटिंग्स हैं, नाम ले लेता हूँ, जैसे ब्रह्म कुर्सी का काम आप देखो, स्कल्पचर, आयनार के ये जो मूर्ति शिल्प हैं, नाटक ना हो, जो नाटक आपने सिखाता है, ये नाटक की दुनिया सिखाती है। अब माइंड के हम कैसे जानेंगे कि यहाँ क्या क्या कर सकते हैं? कोई भाषा नहीं, कोई संवाद नहीं। ये रतन थिया ये अलग है, वो क्यों अलग हुए? हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका तकरीबन 40 साल से भी ज्यादा अनुभव रहा है लोक साहित्य, लोक कला में। ये 27 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में थे, डेली नवभारत टाइम्स के भी ये मेंबर रह चुके थे। हमारे यहाँ के कला का गढ़ हिंदुस्तान का NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ 12 साल तक एक पत्रिका आती थी रंग प्रसंग करके, उन्हें भी एडिट किया है। सीधा पॉडकास्ट में सुनेंगे उनसे बात और जानेंगे कि हिंदुस्तान की लोक कला, साहित्य और जिसे रिच कल्चर कहते हैं जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो क्या है, कैसा है और कितना डेप्थ है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। लेट्स वेलकम ऑनरेबल प्रयाग शुक्ला सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राहुल। मैं वेलकम करता हूँ सर। उम्र के इस पड़ाव में भी आप बड़ी ही शालीनता से यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, उस इवेंट में भी, यहाँ भी। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी एक साधारण तरह से आपसे हम बात कर सकते हैं और उतनी साधारण तरीके से आप हमें जवाब भी देते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़ी शख्सियत को देखने के बाद सामने थोड़ा नर्वसनेस आ जाती है कि क्या बात करें, किस तरह से बात करें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें। लेकिन आपको सुन के, आपके साथ बात करके मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं। ऐसा ही तो होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं होंगे तो और क्या होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये कि हम जो भी कहें बोले वो सहज हो, सुंदर हो, सरल हो, और मनुष्य से मनुष्य का जो संबंध है जी, एक दूसरे को संबोधन है, वो तो वैसा ही होना ही चाहिए। एक बार जिनसे बहुत कुछ सीखा है, बड़े चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन जी, इन पर एक बड़ी किताबें भी हम लोगों ने बनाई, संपादित की है मैंने और श्रुति लखनपाल टंडन ने, द एरा ऑफ जगदीश स्वामीनाथन। तो उनसे कई बार उनके रिव्यूज़ भी किए। बड़े सरल तरह से बैठते थे, मतलब लुंगी पहने हुए, कुर्ता पहने हुए, बीड़ी पीते हुए, और बड़े बड़े काम किए उन्होंने। तो बहुत कुछ उन लोगों से भी सीखा है। तो एक बार उनसे मैंने पूछा था कि मनुष्य और कला का संबंध आप क्या मानते हो? अब इतना गहरा सवाल है, इसका उतना ही सुंदर जवाब उन्होंने दिया था, बड़े सहज तरीके से। लेकिन उसमें एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, उस शब्द पर ही उनका सारा जवाब टिका हुआ है। मैंने पूछा, आप कला और मनुष्य का संबंध क्या मानते हो? तो बोले, पहले तो 2-3 बार मुझसे कहा कि तुम पूछ रहे हो प्रयाग, तुम पूछ रहे हो, ऐसे बोला उन्होंने। ऐसा कहा, इसका मतलब ये था कि अरे तुमको मालूम होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं स्वामी, हम उनको स्वामी कहते थे, स्वामी मैं जानना चाहता हूँ। तो थोड़ी देर रुके, फिर बोले कि अब देखो मैं पेड़ पहाड़ चिड़िया बनाता हूँ। एक दौर उनका था पेंटिंग्स में, पेड़ पहाड़ चिड़िया ये इमेजेज आती थी बार बार, कई साल तक आती रही। एक चिड़िया है चट्टान को लिए उड़ रही आकाश में, और स्पेस का डिवीजन बहुत सुंदर वो करते थे, जैसे धरती से आकाश को बिल्कुल मिला देने वाला। तो बोले कि ऐसा है कि वो लोग तो देखने आएंगे नहीं मेरे काम को, पेड़ पहाड़ चिड़िया, देखेगा मनुष्य ही। मैं मनुष्य को संबोधित हूँ, आई एम एड्रेसिंग मैन। अब कितनी गहरी बात। अगर मनुष्य से मनुष्य का संबोधन है, मैंने कहा ना एक शब्द पर टिका हुआ उनका जवाब, संबोधन। कि संबोधन कैसा है? क्या मैं नकली ढंग से बोलता हूँ? क्या मैं कुछ बनकर बोलता हूँ? क्या मैं एक्टिंग करते हुए बोलता हूँ, या मैं सहज बोलता हूँ? तो मैंने स्वामी से कहा कि मैं सब कुछ समझ गया, क्योंकि वो यही तो कहना चाह रहे थे ना कि अगर आपका संबोधन खरा है, कला भी खरी होगी। उन्होंने कहा ना मनुष्य को संबोधित। अच्छे लोगों के साथ रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें सहज ही पता चली कि आपको ऐसे ही रहना चाहिए। हमारे लिए मैं थोड़ा सा एक्ट करूँ, कई लोग करते हैं, मैं अपनी कोई अहमियत बताऊँ। पहले तो ये बात ये है कि मुझे मालूम ही नहीं कि मेरी अहमियत क्या है। लोग प्रेम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाता हूँ घिर जाता हूँ आजकल, वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो
ये नहीं कहूँगा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो तो ये मानकर चलता हूँ कि भाई सहज ढंग से हम बात करते हैं, सहज ही हमारा प्रेम है, बस इतनी सी बात है। बड़प्पन है सर आपका। उस दौर में और आज के दौर में क्या डिफरेंस लगता है? लोगों का पर्सपेक्टिव कितना चेंज हुआ है आर्ट को देखने का? When I was 23, I met Hussein in Hyderabad. MF हुसैन से। एम.एफ. हुसैन, उनको काम करते हुए देखता था। मैं वहाँ पहुँचा था एज ए यंग एडिटर। कल्पना नाम की एक बड़ी बहुत ही प्रेस्टिजियस मैगजीन थी लिटरेचर की और आर्ट्स की, सभी उसके बारे में जानते थे, सभी लिखते थे। उनके उसके बारे में से ये भी सच ही है कि विनोद बिहारी मुखर्जी वो लेखक भी थे, अच्छे कला पर लिखते थे। तो बंगला में उनकी चीज़ें बाद में छपती थी, कल्पना में पहले छपती थी। उसका कारण ये था कि दिनकर कौशिक जी जो शांति निकेतन में पढ़ाते थे, वो हिंदी भी जानते थे, हिंदी के लिए वो हिंदी में लिखते थे, तो बंगला से उनकी चीज़ों का अनुवाद कर देते थे और सबसे पहले वहाँ भेज देते थे। इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि अपने ज़माने की एक ऐसी पत्रिका जो ऐसे बड़े लोगों से भी जुड़ी हुई थी, उसके हर इशू में रामकुमार, हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी, इनकी पेंटिंग्स या ड्राइंग्स रहती थी। तो वहाँ से शुरू करूँ तो आई वॉज 23, नाउ I'm 84, exactly 60 years. For last 60 years, I have been living with art, with artists every day. Not a single day has passed when I have not met an artist or I have not been to an exhibition. कुछ ना कुछ कला से जुड़ा हुआ होगा ही होगा। अब आज ज्योति भाई को मिलने जा रहा हूँ, यहाँ हूँ, सारी कला की तो बात है। कल भी यहाँ आया तो कल से बातें हो रही हैं आपकी जो प्रेसिडेंट हैं अनुप्रिया, उनके साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ, रमाशंकर जी के साथ। तो ये आई रियली फील ब्लेस्ड कि ये जो जर्नी है, क्योंकि देखिए एक बात मैं जब सब जगह कहता हूँ, सारी दुनिया सुबह उठती है, नहाती धोती है, कुछ खाती पीती है, काम पर जाती है, नौकरी करती है, बिजनेस करती है, फिर घर लौट आती है। इसके आगे अगर कलाएं ना हो तो ये दोहराव कितना ज्यादा आपको नीरस लगेगा जी। लगेगा कि फिर लाइफ है जी, मतलब है क्या, हम केवल यही कर रहे हैं, ये खा पी रहे हैं और सो रहे हैं। तो कलाओं का महत्व यहाँ है। आज मैंने नियति माहेश्वरी का डांस देखा, यंग डांसर, अब इतना सुंदर था वो, थोड़ी देर में उसके भरतनाट्यम में सबको जगा दिया। सही बात है ना। तो ये जो होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि ये बात सुबह मैंने कही भी थी कि कलाएं हमारे मन को, शरीर को भी। अब आप देखो, अगर हमारे क्लासिकल डांस ना हो, नाटक ना हो, हम कैसे जानेंगे कि ये हाथ क्या क्या कर सकते हैं, आंखें कितनी मुद्राएं बना सकती हैं। जी बिल्कुल। मतलब भरत का नाट्य शास्त्र अपनी जगह है, पर ये जो हम प्रत्यक्ष होते हुए देखते हैं, ये हमको जगा देता है ना। एक चित्र जो है, आप उसको घंटों देखते रह सकते हो, ऐसा क्यों होता है? और उसको छूते भी नहीं हो, खाली आँख से देखते हो, हैं? पर उसके जादू में एक दूसरे लोक में पहुंच जाते हो आप। आज हम लोगों ने देखा ना, आयनार के ये जो मूर्ति शिल्प हैं, जिनके लिए मैंने कहा कि ये मूर्तियां भी हैं और ये मूर्ति शिल्प भी है, दोनों में भेद है। मूर्ति तो स्टैचू हुई, ये शिल्प भी है, मूर्ति शिल्प भी है, और दोनों कि दे लुक लाइक स्टैचू, पर वो स्कल्पचर्स भी हैं, वो मूर्ति शिल्प भी है, वो खाली स्टैचू नहीं है ना। तो ये जो कलाएं हैं, यही तो हमको एक और बड़े आकाश का पता देती हैं, उड़ान भरने का मौका देती है ना। कुछ भी हो, कोई भी कला आप देख लो, एनी आर्ट फॉर्म, बी इट फिल्म्स, थिएटर, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, एनी विजुअल आर्ट। तो ये क्या है? ये मनुष्य ने बनाई इसीलिए, क्योंकि आपको अपना एक्सप्रेशन कहाँ से मिलेगा? या तो भाषा से मिलेगा, या वहाँ से मिलेगा जहाँ भाषा उस रूप में नहीं है। अब पेंटिंग में तो भाषा नहीं है, कविता में है, कहानी में है, उपन्यास में है। फिर कभी कभी ये होता है कि ये जो सारी कलाएं हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, कि एक से काम नहीं चलता। तो हम लोगों को लकीली, हमारी जनरेशन को ये सीख बहुत जल्दी मिल गई थी कि एक से काम नहीं चलेगा। बिकॉज बेसिकली आई एम राइटर, तो मैं कविताएं लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता था, अभी ज़रा कम लिखता हूँ, उपन्यास भी लिखे हैं,
ट्रैवलॉग्स लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, अनुवाद किए हैं, मतलब शब्द की दुनिया से भी उतना ही जुड़ा रहा हूँ। लेकिन ये समझ में आता रहा लगातार कि शब्द की दुनिया से भी कुछ और बड़ी दुनियाएं हैं। अब माइंड क्या है, हमारे मित्र निरंजन गोस्वामी कलकत्ते में, अब तो उन्होंने एक पूरी एकेडमी खोल दी। क्या बात है, कोई भाषा नहीं, कोई संवाद नहीं, और वो आपको जो चाहे बना देते हैं। तो सर मेरा सवाल वही था कि वो जो पुराने दौर के लोग थे वो कला को किस नजरिए से देखते थे और आज के वक्त में लोगों का नजरिया बदला है या नहीं या वैसा ही है? मेरा ये मानना है कि जो टाइम फ्रेम है कि मान लीजिए 1 डिकेड का, 2 डिकेड का, ये भी काम आता है, ऐसे भी हम बात करते हैं। लेकिन मैं समय को उसके प्रवाह में देखता हूँ, इसलिए मैं कभी ये नहीं कह पाता कि अरे वो तो बहुत अच्छे दिन थे, ये इतने अच्छे दिन नहीं है। हमारी पीढ़ी के ही लोग कहते हैं कि हमारा ज़माना, जी, जी। तो मैं पलट कर कहता हूँ ये भी तो मेरा ज़माना, मैं राहुल के साथ बैठा हूँ। बिल्कुल, हैं? सही। तो हमारा ज़माना ही तो है कि हम उम, बच्चों से भी मिल रहे हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं, हम उनसे भी कुछ बनवा रहे हैं, उनको भी अपना बना हुआ दिखा रहे हैं, तो ये मेरा ही तो ज़माना है। वो भी मेरा ज़माना था, मैं हुसैन के साथ बैठता था, मैं शुजा के साथ बैठता था, मैं शंभू मित्र के साथ ही बैठा हूँ। नाटक की दुनिया की बात करें तो बड़े-बड़े लोगों के साथ भी रहा हूँ। अलगाई साहब के लिए तो बहुत काम भी किया है, इब्राहिम अलकाज़ी के लिए। वो तो बहुत बड़े नाम है एनएस। तो देखिए, उनके साथ मेरे 2 इंटरव्यूज़ हैं, उनकी उन्होंने जब गैलरी खोली, तो उनकी गैलरी के लिए कम से कम 4-5 अ, शोज़ के एसेज लिखे हैं कैटलॉग्स के लिए, उन्हीं के आग्रह। कह रहे हैं ये सब जीवन में हुआ ना मेरे। आज मैं बता रहा था नियति को कि आई रियली फील ब्लेस्ड। मैंने उससे पूछा कि तुम कला क्षेत्र गए हो? यहाँ से भरतनाट्यम की शुरुआत होती है, उसके मॉडर्न क्लासिकल रूप की। वो किसका बनाया हुआ? रुक्मिणी देवी अरुणडेल जी का। उनको तो मैंने नहीं कभी नहीं मिला, उनका बड़ा आदर करता हूँ, बहुत मानता हूँ। उनकी उनकी जो जीवनी लीला सैमसन जी ने लिखी है, खुद इतनी भरतनाट्यम की डांसर, उसको पढ़ा है और कला क्षेत्र 2 बार गया हूँ। तो वो बोली कि अरे तो आप ठीक कह रहे हो, मैं तो पीएचडी कर रही हूँ कला क्षेत्र पर ही, तो मुझे ज़रूर जाना है। तो ये यामिनी जी के साथ भी साथ रहा हूँ, मतलब खूब बातें की हैं, उनके घर गया हूँ, उनके साथ भोजन किया है। तो ये क ये मेरे जीवन में हुआ। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा, इससे सुंदर जीवन में जीने की कल्पना नहीं कर सकता कि ये सारे लोग थे और आज बिल्कुल यंग लोग हैं। तो जो आप कह रहे हो फ़र्क होता भी और नहीं भी होता, अगर आप प्रवाह में देखो। क्योंकि रोज़, अच्छा फिर रोज़ ये भी तो है, मेरी नज़र इस पर रहती है कि पुराना भी साथ चल रहा है, मतलब पुराने दिन साथ चल रहे हैं, वो भी लौट कर आते हैं, फिर उनकी बात होने लगती है, हैं? फिर हम आगे बढ़ते हैं इन ईच एंड एवरी फील्ड। अब मान लीजिए फ़िल्म की बात करूँ तो हमारी ये यंग डेज़ में कौन लोग थे? देवानंद थे, दिलीप कुमार थे, हैं? जी, जी। बाद में राजेश खन्ना, उससे उनसे ही भेंट है। राजेश खन्ना के साथ भी 3-4 घंटे बिताए। जी। अमिताभ तो ये तो एक धारा है ना, हुँ। एनी फील्ड, कि वो लोग थे, लोग आए, कुछ तो बदलते हैं ना, सब एक जैसा तो नहीं हो सकता। एक जैसा आप लोक साहित्य की बात कर रहे थे, लोक कला की बात कर रहे थे, तो वो भी एक जैसे थोड़े रहते हैं। अब यही आयनार लोग पहले सिपाहियों के हाथ में तो ऐसा कुछ बर्छा, तलवार ऐसी चीज़ें रखते थे ना, अब कभी-कभी पिस्तौल थमा देते हैं, अच्छा। तो चेंज है ना। तो उसमें कई चीज़ें बदलती हैं, जैसे आज वो बता ही रहे थे रमाशंकर जी कि कैसे वो आयनार के कुछ रक्षक जो आयनार है उनकी ओर देख रहे होते थे, हैं? राजा की ओर देख रहे हैं, जो प्रमुख ग्राम देवता है उसकी ओर देख रहे हैं, पर ये तो सामने देख रहा है। सर एक्चुअली सवाल मेरा ये था आप ही की इस कॉन्वर्सेशन में कि कला क्या, बट उस पे बाद में जाएँगे। पहले क्योंकि आपने कहा कि अ, जो आर्टिस्ट है उसे फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो रिजिड हो जाता है एक टाइम के बाद, और अगर रिजिड हो गया तो वो अपनी कला को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, उसका विस्तार नहीं कर पाएगा। इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जहाँ तक मैं जितने आर्टिस्ट से मिला हूँ, वो एक वक़्त के बाद रिजिड हो जाते हैं सर। उन्हें ऐसा लगता है कि यही आर्ट है और ऐसा ही होना चाहिए। आपका क्या कहना है क्या?
बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा राहुल, बहुत मुझे आपसे सवाल बहुत प्रिय भी है। कारण इसके बड़े सिंपल है। हम क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि वो एक धारा में बहते-बहते आप कहीं न कहीं एक जैसे हो जाते हो। इसीलिए हम लोग अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि शुरू से ये सीख मिली कि एक कला से काम नहीं चलता। तो जो आर्टिस्ट, जो राइटर एक से अधिक की ओर जाएगा, उसका लाभ होना तय है, उसका बदलना भी तय है। क्योंकि अब मान लीजिए मैं अगर खाली विजुअल आर्ट्स के साथ रहता, तो ये आनंद मैं नहीं उठा सकता था, जिसका आपने जो उल्लेख किया कि मैं थिएटर की दुनिया में भी रहा 12 साल। जी, जी, जी। फिर उन लोगों को आप देखो, जितने समर्थ कलाकार हुए हैं, रचनाकार, जिनको हम अलग से देखते हैं, छोटे-बड़े की बात नहीं कह रहा, अलग से देखते हैं, अलग देखते हैं। ए रतन थी हम, ये अलग है। वो क्यों अलग हुए? क्योंकि अब उनका काम आप देख लो थिएटर में, जादू है। क्योंकि उसमें पेंटिंग के गुण भी हैं, उसमें म्यूज़िक डांस भी है, उसमें क्या नहीं है? उसमें लिटरेचर भी है। अब उनका जो नाटक है ऋतुसंहार, कालिदास के इस पर है आधारित है। लेकिन उसके विजुअल्स आप देखो, उसकी इमेजेस देखो, तो ये क्यों होता है? क्योंकि ही हैज़ इंटरेस्ट इन ऑल दीज़ आर्ट फॉर्म्स। तो वो फिर आपको रास्ते भी मिलते हैं नया कुछ करने के। कुदरत भी साथ देती है। कुदरत भी साथ देती है। कुदरत आपकी तब इसलिए भी साथ देती है कि इन सब माध्यमों के साथ नेचर भी अपने को एक्सप्रेस करती है। कैसे करेगी वो? कैसे आप तक नेचर पहुँचेगी? अपने आप को एक्सप्रेस करता है आपके थ्रू। मनुष्य के थ्रू हम भी उसी का पार्ट हैं। हम भी तो नेचर का ही तरह से पार्ट जी, हैं। जी। सारे जीव-जंतु नेचर की बात जब हम करते हैं, तो ठीक है कि उसमें हमारे ध्यान में वृक्ष, पौधे, फूल, पत्तियाँ ये सब ज़्यादा आते हैं। घास, पहाड़, समुद्र, नदियाँ। पर ये सब ऐसे थोड़े हैं, अकेले थोड़े हैं ये। इनमें मनुष्य है, इनमें जीव है। उस अर्थ में नेचर भी अपने को एक्सप्रेस करती है। अब इसमें भी देखिए तो एक बड़ी डुअलिटी भी है। ये बात करते-करते मुझे एक बात याद आ गई, फिर स्वामीनाथन जी की, जिनसे बहुत सीखा है। जी। उनसे एक दिन मैंने पूछा था, प्रकृति और कला का संबंध आप क्या मानते हो? तो जो उन्होंने जवाब दिया वो भी उतना ही सुंदर जवाब। बोले कि प्रकृति अगर कला के आईने के सामने खड़ी हो जाएगी, तो उसका अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब अगर कुछ पेड़ बना हुआ देखेगी, तो उसके पेड़ जैसा नहीं होगा, वो कुछ और होगा। पहली बात तो ये कि वैसा पेड़ आप बना ही नहीं सकते, आज तक कोई नहीं बना सका, ना बना पाएगा। क्योंकि अब उसमें इतनी पत्तियाँ हैं, इतनी टहनियाँ डालें हैं, एक चिड़िया बैठी है, हैं? कहीं से धूप छनकर आ रही है। एग्ज़ैक्ट नेचर आप नहीं बना सकते। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि हम इस बात को छोड़ दें कि बना सकते हैं कि नहीं। पर जो कलाकार बनाता है, वो तो एक अलग सृष्टि होती है। वो कुछ भी एक्सप्रेस करे वो अलग होगा। तो इस डुअलिटी बात की बात मैंने इसलिए कही कि एक तरफ तो ये है कि नेचर भी अपना चेहरा नहीं देख सकती। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हम भी नेचर के पार्ट हैं। तो हम भी जो बना रहे हैं उसमें कहीं न कहीं से नेचर शामिल है। सर कोई भी आर्ट जो है वो एक्सप्रेस करने का एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म होता है, बेहतरीन तरीका होता है। कोई भी आर्टिस्ट जो उसके मन में चल रहा होता है, जैसे कोई पेंटर है तो वो कोई भी थॉट प्रोसेस को कुछ रंगों के द्वारा किसी कागज़ पे कुछ साधन से लेकर वो चित्र बना देता है। उसी का एक एक्सप्रेशन है या जैसा कि अभी आपने कहा कि बनाना शुरू करता है, लेकिन चीज़ें वो फिर धीरे-धीरे बदलती जाती हैं। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा तो कहना है कि जो आप कह रहे हो बिल्कुल सच ठीक कह रहे हो, क्योंकि वो बदलती नहीं जाएँगी तो जड़ चीज़ हो जाएगी। हुँ। देखिए, कई कई लोगों का मानना ये है और बिल्कुल ठीक मानना ये है कि आप कुछ भी करने चलते हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो फ़िल्म हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो म्यूज़िक हो या डांस हो। अगर उसमें कुछ ऐसा घटित नहीं होता
जो आपने नहीं सोचा था, जो कहीं और से भी आया है, आपके द्वारा आया है, पर कहीं और से आया है, तब तक वो कलाकृति अच्छी नहीं हो सकती, उसमें प्राण नहीं पड़ सकते। तब तक तो एक सोची विचारी वो गणित जैसी हो जाएगी। कला गणित नहीं है। कला गणित नहीं है, हाँ। बहुत बड़ी बात है इसमें। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ों के उस तरह से नपे-तुले होने से मुक्त है, तभी वो कला होती। तो उसका जो मुक्त होना है, जब वो सच में मुक्त होती है, तो कैसे मुक्त होती है? ऐसे ही तो मुक्त होती है कि एक कवि ने ये नहीं सोचा था कि ये शब्द आएगा, पर वो आ जाता है। क्योंकि वो किसी बंधन में नहीं है। हाँ, बंधन में नहीं है और कहीं से एक तरह का वो एक तरह का एंटेना है जो रिसीव करता है। जब तक बाहर से कुछ नहीं आ जाएगा, जो उसने नहीं सोचा होता, तब तक उसमें प्राण पड़ ही नहीं सकते। तो ये जो कहा जाता है कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, स्पेशली क्रिएटिव आर्टिस्ट, उन्हें स्पेस देना चाहिए, उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए, उन्हें अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। बिकॉज़ आज का जो टाइम है वो थोड़ा कमर्शियलाइज़ टाइम है, कि अगर किसी कोई प्रोजेक्ट पे किसी आर्टिस्ट को अप्रोच किया गया है, तो एक टाइम लिमिट है, एक बजट है, अ, एक मर्यादा है, उसी में सब कुछ करना है। पर जब आर्टिस्ट की बात हो रही है, उसकी क्रिएटिविटी की बात हो रही है, तो उसे फ्री कर देना। उसके बिना जो भी होगा वो कला नहीं होगी। उसके बिना जो होगा, वो एक तरह से साफ-सुथरा काम होगा। इवन इन डिज़ाइन आप देखो, इसकी बात भी हम लोग कल कर रहे थे, कनुप्रिया और रमा जी, हम लोग, रमाशंकर जी। क्योंकि जब तक आप उस तरह से मुक्त होकर नहीं सोचते, तो ये एक दूसरे आकाश में नहीं चले जाते। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, उस एक शब्द है आकाश इस अर्थ में कि वो स्पेस वाले ही अर्थ में, कि जब तक जो भी आप कर रहे हो, उसमें बहुत गहरे लगाव से चिंतन भी उसमें शामिल है, कल्पना भी शामिल है। जब तक दोनों चीज़ें शामिल नहीं होती, बात नहीं बनती। अब तो उसमें और भी कई चीज़ें शामिल है। अब देखो, शंभू मित्र इतने बड़े नाम थिएटर की दुनिया के, उनका एक लेख मैंने पढ़ा, वो बात मैं कभी भूला ही नहीं। उसमें उन्होंने लिखा है, अभिनय के बारे में लिखा, कि जब एक कलाकार, अभिनेता या अभिनेत्री, अगर वो ये मानकर अभिनय नहीं करता या करती कि ये क्षण अमर रहने वाला है, मिट जाने वाला नहीं है, तब तक वो अभिनय अच्छा हो ही नहीं सकता। अच्छा। कैसे होगा? क्योंकि आप वैसे तो आप जानते हो कि अभी ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, चला जाएगा। 1 मिनट, 1 क्षण में चला जाएगा, वापस नहीं आने वाला। तो वो उस क्षण को अमर जब तक आप नहीं मानोगे कि कुछ मैं अमर अमर काम कर रहा हूँ, कभी नहीं मिटने वाला, आप कर ही नहीं पाओगे। जी। अच्छा अभिनेता भी हम किसको कहते हैं? जो ये साध लेता है, अपने मन में मान लेता है कि मिटने वाला नहीं है। अगर वो मान ले कि नहीं तो मिट जाने वाला है, तो वो बुझ जाएगा, सही। है ना? तो ये बात सारी कलाओं पर लागू होती है। हम सब जानते हैं, कौन नहीं जानता? मिट भी जा सकता है, वो नष्ट भी हो जा सकता है। कितनी चीज़ें चली गई होंगी मान लीजिए दुनिया से, जो पहले कभी लिखी गई हुआ करती थी। हुआ करती थी। अब ये आप देखो, कागज़ पर लिखना या प्रिंटिंग का कोई आना तो बहुत बाद में हुआ। सारी वाचिक परंपरा थी, है ना? तो वाचिक परंपरा का क्या मतलब हुआ? यही तो हुआ कि आप बोल-बोल करके पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें पहुँचाते थे। जी। तमाम संस्कृत के जो ग्रंथ हैं जो हमको आज उपलब्ध हैं, ये मेरे कहीं लिखे हुए नहीं मिलते। तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने याद किए तब वो कागज़ पर उतरे। क्योंकि अच्छा, ये भी एक। हाँ, तो आप सोचो, तो ये जो वाचिक परंपरा है, कोई भी चीज़ बिना गहरे लगाव के, बिना ये माने हुए
कि कभी मिटने वाली नहीं है, कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। सर इंडिया में आर्ट को देखने का एक नज़रिया अलग है और जब हिंदुस्तान के बाहर की बात करते हैं तो वहाँ आर्ट को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। क्या डिफरेंस है दोनों में से? पर मैं इसका जवाब मैं दूसरी तरह से दूंगा कि अब दुनिया भी बाहर की दुनिया एक तो है नहीं। एक बार हमारे थिएटर ये एनएसडी के डायरेक्टर विनय अंकुर जी, उन्होंने इस बात का एक बड़ी सुंदर तरीके से जवाब दिया था। वही जवाब आज मैं दूंगा, उन्हीं की बात का, उन्हीं की कई हुई बातों का सहारा लेकर। उनसे किसी ने पूछा कि नाटक के दर्शक कम हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले कि आप कहाँ की बात कर रहे हो? बम्बई मराठी थिएटर की बात कर रहे हो, कि हिंदी की बात कर रहे हो, कि बांग्ला की बात कर रहे हो, कि कहाँ की बात कर रहे हो? तो एक तो ये है कि हम बहुत बड़े परस्पेक्ट उसमें सवाल पूछते हैं। जी जी आपका सवाल वैसा ही है, जी जी इसका जवाब मुश्किल है, क्योंकि अब ये तो हो सकता है कि जैसे माना जाता है कि भाई फ्रेंच लोग जो हैं वो ज़्यादा उनके जो कल्चर की तरफ उनकी नज़र दूसरी है, दूसरी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसके बारे में मेरा भी यही मानना है कि वो हम आसानी से नहीं कह सकते। कंट्री टू कंट्री, एक अंचल से दूसरे अंचल के बीच में, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के बीच में बहुत फ़र्क होता है। तो ये मैं ये मानकर चलना चाहता हूँ कि इस इतने बड़े देश और दुनिया में लोग हैं, कब जैसे अब समाज में आप देखो, तो अगर हम भी कहें कि अरे अब लोग उतने कल्चर नहीं रह गए, तो फिर क्या मतलब होगा? जनरलाइजेशन होगा। राइट। फिर ये क्योंकि हमको अपने जीवन काल में बड़े कल्चर लोग भी मिलते हैं, हाँ, बहुत भद्र लोग, बड़े अच्छे लोग मिलते हैं। तो ये मैं इसको इस तरह देखना चाहता हूँ, सच में देखना चाहता हूँ कि हम जनरलाइज ना करें, उसमें कुछ बड़े खतरे हो जाते हैं, है ना? हम इसकी तरफ नज़र रखें कि स्पेसिफिक की चीज़ की बात, जैसे मान लो कोई ये कहे कि देखिए एक एक ज़माने में अमुक लैंग्वेज में इतनी अच्छी चीज़ें लिखी गई, आज नहीं लिखी जा रही। मैं सोचने लगूँगा कि भई क्या हो गया इस बिज़नेस लैंग्वेज को, है ना? लेकिन अगर कोई कहे कि अरे! अमुक भाषा में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है ना? तो आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, समाज के हिसाब से, कभी समाज के वर्गों के हिसाब से, अब बंगला में ये कहाँ से आया भद्रलोक? एक भद्रलोक होता है, जो कल्चर की तरफ ज़्यादा झुका होता है। वो एक एक्सपीरियंस से निकला है ना, कि देयर आर सेगमेंट्स इन द सोसाइटी व्हिच रिएक्ट टुवर्ड्स आर्ट्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, अग्री। है ना? तो अब आप अपने आस-पास ही देखोगे। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि जनरलाइज़ मत करो, देखते रहो। सबका अपना हाँ, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव दूसरा ये देखिए, अब कोई आसानी से कह सकता है, बहुत लोग कहेंगे कि अरे हमारी यूनिवर्सिटी आजकल क्या होता है, कल्चर कोई दुनिया नहीं रही, हैं? राइट राइट। पर आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ और देखते हो, है ना? तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि आप इसकी खोज में रहो। अगर आपको प्यास है, तो इसकी खोज में रहो कि वो पानी कहाँ से मिल सकता है। जैसे हम लोग रहते हैं, अब भले 60 ईयर्स से मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी प्यास ही तो बुझा रहा हूँ। आपके साथ बैठकर भी अपनी ही प्यास बुझा रहा हूँ। मुझे जानने की प्यास है। मेरे मन में भी सवाल जागते हैं। मुझे संवाद की प्यास है कि मैं किसी से बात करूँ, तो आपसे कर रहा हूँ। तो ये जो अपनी प्यास बुझाना है, रमाशंकर जी क्यों कर रहे हैं? आज कहा भी उन्होंने, भी जो बात मैं भी कहता हूँ, आदि कही थी, ये केवल लोक कला थोड़े है, उस खाली लोक कला की दुनिया में थोड़े मैं हूँ। मैं तो ये भेद तो हम चीज़ों को देखने के हिसाब से करते हैं, अदरवाइज़ तो भेद नहीं है।
नहीं तो मैं एक साथ खजुराहो को और आयनार को कैसे सराहूंगा? ये बात भी सही है। बिल्कुल। मैं हुसैन को भी सराहूंगा, मैं आयनार को, ये क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि बीज एक, दोनों जगह से मेरी प्यास बुझती है। वही सर, मेरा वो वही कहने का, मेरा पूछने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि ये जो अभी आपने कहा ना, एम हुसैन साहब और अय्यनार, खजुराहो और अय्यनार, कि जब तक डिफरेंट पर्सपेक्टिव नहीं है एक ही इंसान में, तो तक आप नहीं समझ पाएंगे उस चीज को, क्योंकि दोनों फिर बहुत कॉन्ट्रास्ट है एक दूसरे में। नहीं, वो कॉन्ट्रास्ट इसलिए नहीं है, अगर वो अगर अगर आप उसको देखोगे कि आप कला क्या है, अब कला के साथ हम क्या जोड़ते हैं? सुंदरता जोड़ते हैं। रचना में कुछ ऐसा प्रकट होना जोड़ते हैं जो हमने आमतौर पर नहीं देखा होता, है ना? उसका अनुभव पहले नहीं किया होता। कुछ ही आप देखते हो बनी हुई, अब से यही आयनार की आप बात लो, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो जिस तरह से बनाए गए ये शिल्प, ये मूर्ति शिल्प, मिट्टी है, मिट्टी में कुछ और चीजें मिलाई गई हैं, फिर मिट्टी को पकाया गया है, फिर वो आज बता रहे थे ना मुश्ताक जी जी। कि पहले वो नीचे पैरों से बनाना शुरू करते हैं, तो उसके बीच में कितना कुछ होता होगा कि आप अंग बना रहे हो, फिर आप ऊपर आते हो, फिर आप मस्तक बनाते हो, फिर आप ये हाथी है तो पहले आप ऐसा उसको बनाते हो, फिर इसकी सूंड को ऊंचा कर देते हो, है? क्या क्या करते हो आप? तो वो ये जो कुछ करने की प्रक्रिया है, कुछ बनाने की प्रक्रिया है, वही तो मूल है। उसने वो कैसे बनाया है? हम्म। एक ही, इसको आप कहीं भी लागू कर सकते हो। एक ही स्क्रिप्ट है, एक ही नाटक है, उसको जब अलग अलग ग्रुप करते हैं, अभिनेता करते हैं, तो फर्क कहाँ दिखाई पड़ता है आपको? एक जैसा वो क्यों नहीं होता? क्यों किसी को आप देख रहे हो तो बड़ा अच्छा किया तुमने? क्योंकि उसमें जो प्रोसेस था, जो क्रिएटिव प्रोसेस था, वो कुछ ज्यादा इन्वॉल्व ढंग से किया गया था। इतनी सी बात है। सर, आपका ये 50-60 सालों का अनुभव, और उसमें आपने मीडिया के साथ भी काम किया, आपने एनएसडी में भी काम किया। आवाज संगीत नाटक अकादमी की पत्रिका भी निकाली, जी मैंने ही समकालीन कला भी निकाली, ललित कला की। जी जी। और आपने लोक साहित्य और लोक कला के आर्टिस्ट, जैसे कि कलाकार है, उनके साथ भी काम किया। इतना डाइवर्स पर्सपेक्टिव आप कैसे मेंटेन कर पाए इतने साल तक? फिर वही कहूंगा कि मैं प्यासा हूँ, प्यास कहाँ बुझती है, एक जगह से नहीं बुझती। अगर मान लीजिए मेरा काम खाली चित्रकला देखने से चल जाता, तो मैं नाटक क्यों देखा, क्यों देखता? पर जिस दिन नाटक देखा, सौम्य मित्र का ही नाटक देखा, राजा उन्होंने भी किया था, राजा रतन थे हमने भी किया, दोनों के बहुत सुंदर है, कि लगा अरे मेरे सामने एक दूसरी दुनिया खुल गई। तो ये जो दूसरी दुनिया का खुलना है, वो आपको आकर्षित करता है, वो आपकी प्यास को बढ़ा देता है। तो अब मैं या भी कह सकते हो कि मैं एक ऐसा प्यासा व्यक्ति बना कि मुझे अपनी प्यास बुझानी है, मुझे एक खुराक चाहिए जो मेरे मेरे मुझ में कुछ सुंदरता का एहसास कराए, कुछ मिठास का एहसास कराए, कुछ तिक्त होने का एहसास भी कराए, क्योंकि वो भी जीवन के जरूरी तत्व है। तो मुझे जीवन के बारे में, उसके बारे में बोध करने की जो इच्छा है, वो मुझे कलाओं की तरफ ले जाती है, क्योंकि और कोई चीज सोचती नहीं कि वो कैसे पूरा पूरा। दूसरा प्रकृति है, कि प्रकृति के साथ आप रहते हो तो प्यास मिटती है। जैसे आज मैंने यहीं पर, जहाँ रमाशंकर जी का घर है, आईटीएम यूनिवर्सिटी से लगा हुआ, वहां पर एक छोटा सा सुंदर सरोवर है, कुमुद कुमुदनी का, कुमुद फूलों का। तो मैंने कहा मैं यहाँ 1 घंटा खड़ा रह सकता हूँ, तो मैं क्यों खड़ा रह सकता हूँ?
क्योंकि वहाँ कोई रंग है, वहाँ कोई प्रस्फुटन है, वहाँ पानी है, वहाँ वो फूल और सुंदर लग रहे हैं। फिर वहाँ और तरह की गतिविधियाँ हैं। कोई भौरा भी आ सकता है, कोई चिड़िया ऊपर से उड़कर चली जा सकती है। रोशनी कैसी पड़ रही है। तो ये जो है, अब वैसे आप अभी आपके साथ बैठा हूँ, अभी नज़र चली गई तो वहाँ कोई छाया पड़ रही है, हैं? तो वो जो दीवार है कुछ और लगने लगी, तो आपका ध्यान बँट जाता है। तो ये लगातार यही कह सकता हूँ कि इंद्रियों की प्रास है। आप कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, आँखें कुछ अच्छा देखना चाहती हैं? और किसी के मुँह से सुना हुआ कुछ आप सुनना चाहते हो जो सुंदर हो, जो अच्छा हो, यही तो है। सर किसी भी आर्ट में उसको रियलिटी में तब्दील करने से पहले एक थॉट प्रोसेस होता है। आपको क्या लगता है वो थॉट प्रोसेस इंसान का खुद का है या वो भी कुदरत का दिया हुआ है? क्योंकि मैं एक बुजुर्ग के साथ बात कर रहा था कुछ वक्त पहले और उनका ऐसा मानना था कि आपका अपना कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं, आपसे करवाया जा रहा है। तो जितना भी हम मेहनत करते हैं या जो भी हम दिखाते हैं अपनी कला के थ्रू, तो वो आप ही हैं, आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं और आपको दिया जा रहा है, राइट किया है। निमित्त मात्र है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल निमित्त मात्र है। जब मैंने कहा कि नेचर भी हमारे ज़रिए ही अपने को व्यक्त करती है, तो इसका अर्थ भी यही हुआ। इसमें एक मनुष्य होने के नाते और थोड़ा-सा चीज़ों के बारे में अनुभव होने के नाते, इतना ही आप और जोड़ लेते हो कि आप निमित्त मात्र हो, लेकिन कोई काम आपने प्रेम से किया है, लगाव से किया है, सूरज के साथ किया है, तो वो एक दूसरी तरह से प्रतिफलित होता है। आपने जल्दी में निपटा दिया तो उतना नहीं होता, इतना ही है। आर्ट की ऐसी कौन-सी जगह है जो आप सजेस्ट करेंगे कि जिन्हें देखना चाहिए, जिनको देखने के बाद इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया भी आपका पर्सपेक्टिव और ब्रॉड हो सकता है? इसमें 2 ही चीज़ें तो नहीं है, बीसियों चीज़ें हैं, पर 2 एक गिना देता हूँ। जैसे खजुराहो का कैलाश टेम्पल है, चोला ब्रॉन्जेज़ हैं, नटराज की प्रतिमा है, हमारे सारे स्मारक हैं। इनको देखने से आपका देखने का ढंग बदल जाता है। ऐसे बाहर भी कि कोई बहुत सुंदर संग्रहालय हैं, वहाँ काम है, वो किसी की बात क अब भी आप कर सकते हैं तो एक नाम ले लेता हूँ, जैसे ब्राह्मकुशी का काम आप देखो स्कल्पचर का। पॉम्पिडू सेंटर में मैंने फ्रांस में, पेरिस में देखे थे, उनका कमरा देखा था, वो नहीं भूलता। ऐसे कई जगह हैं, सबको अपने-अपने हिसाब से याद आएगी, तो ऐसे तो बीसियों जगह हैं, कुछ की चर्चा कर दी आपसे। आपने कुछ कलाकारों के नाम लिए, जाते-जाते आप बताएँगे यंग जनरेशन को कि इन कलाकारों का काम आपको देखना चाहिए हिंदुस्तान में, मतलब विजुअल आर्ट्स की दुनिया में किसी भी तरीके की कला सर। हाँ, देखना चाहिए ज़रूर। ऐसे आर्टिस्ट कौन है आपके नज़र में मिलकर? से आर्टिस्ट मेरी नज़र में अंबा दास हैं, गातोने हैं, राम कुमार हैं, स्वामीनाथन हैं, विजुअल आर्ट्स की दुनिया में। हुसैन की कुछ पेंटिंग्स हैं, जैसे बिटवीन द लैम्प एंड द स्पाइडर, उनकी जो पेंटिंग है हुसैन की, उसको सबको देखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं गिना सकता हूँ। तैयब मेहता का काम है, ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरा मानना है कि अगर काम में वही फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ, आपने कुछ डिपॉज़िट किया है, आप बैंक में पैसा डिपॉज़िट करते हो तभी तो उसको निकालते हो। जी, जी। तो अगर आपने किसी काम में वो कोई भी आर्ट फॉर्म हो डिपॉज़िट नहीं किया, तो मैं उससे क्या निकालूँगा? जी। तो जिन्होंने डिपॉज़िट किया मैं उनको देखूँ। सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अपने आप में ये दुनिया, ये जगह बहुत अलग है। हर तरीके की कला वहाँ प्रदर्शित होती है। आपका जो अनुभव रहा है 12-13 सालों, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या अलग अनुभव रहा है आपका वहाँ होने? वहाँ होने ने भी मेरे जीवन को बहुत बदला है।
क्योंकि एक तो इन सब बड़े लोगों से मिलना हुआ, उनको निकट से देखना हुआ, उनका काम-काज देखना हुआ, जिनमें कारणती जी शामिल हैं, जिनमें रतन थियम शामिल हैं, जिनमें स्वयं अलकाजी साहब शामिल हैं, जिन्होंने वो संस्था बनाई थी। उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। कोई भी एक वाकया किस्सा जो आपको याद आता हो? नहीं, वाक़ये तो बहुत सारे हैं। उसमें तो ये है कि कभी किसी सेट के बारे में, कभी किसी का काम है, जैसे अभी आप रॉबिन का ही नाम ले रहे थे, कि उनके बनाए हुए कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बड़ी मुग्ध करती थी। तो उसमें क्या है कि वहाँ रहने से देखने की दुनिया का विस्तार हुआ। जैसे देखिए, पहले वहाँ एनएसडी में जाने से पहले हम इतना सचेत नहीं होते थे। कहीं बैठे हुए हैं, मान लीजिए साधारण उसमें किसी कमरे में बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं कि नहीं इसको ऐसे बैठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसी ट्रेनिंग भी हुई। जो नाटक आपको सिखाता है, ये नाटक की दुनिया सिखाती है, अनजाने सिखाती है, क्योंकि वो वहाँ उसी तरह किया जाता है। क्योंकि एक ही चीज़ को अलग-अलग तरीके से अलग-अलग तरह किया जाता है, फिर वो क्या ठीक रहेगा, संवाद आप बोलेंगे तो कैसे, 2 लोग बैठे हैं तो कैसे बात करेंगे, वो आप भी देखते हो जीवन में। पर उसके बारे में और सजग करता हूँ। दूसरा, यात्राएँ। एनएसडी में रहते हुए मेरी बहुत यात्राएँ हुई, थिएटर वर्कशॉप्स में, पूरे देश में घूमा। पूरे भारत को देखा है, सिर्फ लक्षद्वीप और लद्दाख को छोड़कर। तो ये भी एनएसडी के कारण हुआ। फिर और जो हुआ लिखने पढ़ने की दुनिया में, सोचने की दुनिया में, भाषाओं की दुनिया में, क्योंकि वहाँ अखिल भारतीय होने के कारण सभी भाषाओं के लोग भी आते थे, नाटक करने वाले आते थे, कन्नड़ वाले भी, तमिल वाले भी, मणिपुरी वाले भी, बंगला भाषा वाले भी, गुजराती भी, मराठी भी। तो एक बड़ी दुनिया का विस्तार हुआ। सर, जाते-जाते अलकाज़ी साहब के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है वो एनएसडी का। उन्होंने स्थापना की और उनके हाथ के नीचे बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स बाहर निकल कर आए हैं हिंदुस्तान में। वो कैसी शख्सियत थी? उन पर लिखा है मैंने लंबा लेख अभी, वो एक एनएसडी की ये किताब में आया। उनके साथ का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एक व्यक्ति जो इतना चौकन्ना था कि काम ठीक से होना चाहिए। कुछ भी हम कर रहे हैं तो उसमें बहुत गहरा लगाव, बहुत गहरा इन्वॉल्वमेंट, ये देखा है। और फिर ये भी देखा है, जिसकी बात मैं कर रहा था, कि वो भी उन्हीं लोगों में थे जिनको सारे आर्ट से प्रेम था, इसीलिए उनका काम भी बड़ा हुआ। अब देखिए, आप उनके साथ काम भी कुछ किए हैं, जैसे गैलरी में उन्होंने जब गैलरी खोली तो मुझसे 3-4 यंग आर्टिस्ट पर लिखवाया था कि इनका शो कर रहा हूँ, इनका काम आप देखो। जिनमें से एक अब जो ग्वालियर में आईटीएम यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में अब आ गए हैं सिंधिया स्कूल से, जी। मुश्ताक खान चौधरी भी हैं। क्योंकि उनमें मुझे अलकाजी ने उनके पास भेजा था कि ये है एक यंग आर्टिस्ट, आप इस पर लिखो। तब से मेरी मुश्ताक से उन समय दोस्ती हो गई। तो ऐसे लोगों से तो उनको ये भी पता रहता था कि मैं किससे क्या कहूँ, किससे क्या काम करा सकता हूँ। फिर उनको हर रूप में देखा, उनके सारे नाटक देखे हैं। दिल्ली में आ गया था 64 में, और उसके बाद जितनी चीज़ें उन्होंने की हैं, एक भी ऐसा नहीं जो मैंने न देखा। और सब में उनको वैसा ही चौकन्ना पाया। दूसरी बात जो उनसे बहुत ज़्यादा सबको सीखने वाली है, कि आपका साधन नहीं, कोई बात नहीं, कम साधनों में आप क्या कर सकते हैं। एक्चुअल टैलेंट, क्रिएटिविटी। हाँ, ये था। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था। बहुत कुछ बातें की जा सकती है आपके साथ, मगर एक पॉडकास्ट नहीं, अब तो मैं भी चाहता हूँ कि हम, मतलब यही कहते हैं ना कि वैसे तो आप सही कह रहे हो, बातें करते आ सकते हैं, लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो उसमें लोगों को थोड़ा प्यासा छोड़ देना अच्छा होता है, अघा देने के बजाय। ये हमारे दोस्त अशोक वाजपेयी कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं
क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। Right. 1 घंटा हो चुका है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से अपना कीमती वक्त देने के लिए। और मेरी गुजारिश है ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपसे दोबारा ज़रूर मुलाकात हो। वो भी बिल्कुल मैं आऊँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा है और अच्छा लगा आज भी बातचीत करके तुम्हारे साथ राहुल। और मैं यही कहता हूँ कि जो लोग इसको देखेंगे उसमें आपका रोल भी बहुत शामिल है कि आप सुनते रहे, आप पूछते रहे, मैं बोलता रहा, क्योंकि ऐसे नहीं कोई बोलने लगता जब तक कि एक कहीं ना है ना कि थोड़ा हल्का सा उकसाना हो ना। तो बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।